दोस्तों, भारत और रूस दो ऐसे देश हैं जो वक्त वक्त पर यह साबित कर देते हैं कि इन दोनों के लिए दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है। दोनों ही मुसीबत पड़ने पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। वहीं यूक्रेन रूस के युद्ध के 1 साल बीत जाने के बाद भी भारत अपने पुराने रणनीतिक साथी के साथ खड़ा रहा। भले ही पूरी दुनिया रूस के खिलाफ हो गई हो, लेकिन भारत ने अपने जिगरी दोस्त रूस का साथ नहीं छोड़ा। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई वोटिंग में भारत गायब रहा। इससे पहले भी रूस के खिलाफ कई अन्य प्रस्ताव पर भारत ने वोटिंग में भाग नहीं लिया है। भारत के इस फैसले से अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश परेशान हैं, लेकिन बिना किसी की परवाह किए बगैर भारत ने अपनी दोस्ती का सबूत दुनिया के सामने रख दिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों भारत और रूस एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं, क्यों भारत रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं करना चाहता है और क्यों पश्चिमी देश के लिए भारत की वोटिंग जरूरी है। तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 1 साल हो गया है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला कर दिया था। युद्ध के दौरान दोनों देशों को भारी जान और माल का नुकसान हुआ। एक तरफ जहां यूक्रेन को अमेरिका की लीडरशिप में पश्चिमी देशों से खूब सहयोग मिला, इन देशों ने आर्थिक मदद से लेकर एडवांस हथियारों तक सभी तरह से यूक्रेन की जमकर मदद की है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस का साथ उसके खास दोस्त भारत ने बखूबी दिया। भारत ने रूस को भले ही आर्थिक तौर पर या फिर हथियार नहीं दिए, लेकिन उसने जितना संभव हो सका वहां तक रूस का साथ दिया है। हाल ही में यूक्रेन में दीर्घकालिक शांति कायम करने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें करीब 141 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोटिंग की। लेकिन इस वोटिंग में चीन और भारत समेत 32 देश गायब रहे। इससे पहले भी भारत इस तरह की वोटिंग में शामिल नहीं हुआ है। उसका यही रवैया अमेरिका समेत कुछ पश्चिमी देशों को रास नहीं आ रहा है। हालांकि भारत ये भी कहता है कि इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है और इसी रास्ते पर दोनों देशों को आगे बढ़ना चाहिए। वहीं राजनयिक चैनलों के माध्यम से शांति की वकालत करते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किए गए प्रस्तावों में रूस के खिलाफ मतदान करने से काफी हद तक परहेज किया है। दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले की पहली बरसी के पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस युद्ध को रोकने के लिए प्रस्ताव लाया गया। रूस के खिलाफ लाए गए इस प्रस्ताव को ऐतिहासिक करार दिया जा रहा है। इस प्रस्ताव के जरिए अमेरिका और यूके समेत तमाम देशों ने रूस के यूक्रेन पर हमले की निंदा की। इस प्रस्ताव में यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए समर्थन की पुष्टि की गई और देश के किसी भी हिस्से पर रूसी दावों को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने भी ये मांग की है कि रूसी संघ तुरंत पूरी तरह से और बगैर शर्त के बने और बिना शर्त के अपने सभी सैन्य बलों को वापस बुला ले और शत्रुता को समाप्त करे। साथ ही यूक्रेन में स्थायी और दीर्घकालिक शांति की अपील भी की गई है। 193 सदस्यीय यूएनजीए में मतदान के दौरान 141 सदस्य देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 7 देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। 32 सदस्य गैर हाजिर रहे, जिसमें भारत और चीन भी शामिल थे। वहीं रूस ने यूएन के प्रस्ताव को यूजलेस कहकर खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव ने यह भी साबित कर दिया कि यूक्रेन को दुनिया के अधिकतर देशों का समर्थन हासिल है। दोस्तों, अब तक भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ पेश किए गए प्रस्तावों से दूरी ही बनाई है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी कई बार ये कहकर युद्ध समाप्ति की अपील कर चुके हैं कि आज का दौर युद्ध का नहीं बल्कि शांति का है, लेकिन भारत का इस वोटिंग से दूर रहना पश्चिमी देशों को भा नहीं रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग नहीं करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने देश की ओर से कुछ चीजें साफ की हैं। काम्बोज ने कहा कि भारत यूक्रेन की स्थिति पर चिंतित है। इस संघर्ष के चलते अनगिनत लोगों की जान गई है, लाखों लोग बेघर हो गए हैं और पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। काम्बोज ने कहा कि आम नागरिकों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमलों की खबरें भी बहुत चिंताजनक हैं। रुचिरा काम्बोज ने दोहराया कि भारत बहुपक्षवाद के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को बरकरार रखता है। काम्बोज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा, हमने लगातार यही बात कही है कि इंसानों की जिंदगी की कीमत पर कभी किसी समस्या का हल तलाशा नहीं जा सकता है। इस सिलसिले में पीएम मोदी का वो बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं है, दुश्मनी और हिंसा किसी के भी हित में नहीं है। लेकिन इसके साथ ही रुचिरा काम्बोज ने इस दौरान कुछ सवाल भी किए। उन्होंने महासभा से पूछा, क्या हम कभी ऐसा समाधान तलाश पाएंगे जो दोनों पक्षों को मंजूर हो? क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दोनों पक्षों को शामिल किए बिना भी विश्वसनीय और अर्थपूर्ण समाधान तलाशा जा सके? क्या यूएन का कोई ऐसा तंत्र और खासतौर पर इसका महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद, जो साल 1945 के विश्व निर्माण पर आधारित है, जिससे दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए उस समय की चुनौतियों का हल तलाशने के लिए अप्रभावी नहीं बनाया गया है? दोस्तों, भारत के साथ साथ चीन भी रूस से दोस्ती निभाने में पीछे नहीं है। चीन ने रूस और यूक्रेन से शांति वार्ता की अपील भी की है। चीन ने कहा है कि दोनों देशों को बातचीत करनी चाहिए और हर प्रयास हो कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल न किया जाए। चीन विदेश मंत्रालय का कहना है कि सभी देशों को कोशिश करनी चाहिए कि यूक्रेन और रूस बातचीत की मेज पर आएं।
आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन कई बार जंग में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी भी दे चुके हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश एक तरफा रूस का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं भारत और चीन लगातार शांति की अपील कर रहे हैं। दोनों ही देशों ने रूस की खुलकर आलोचना करने से परहेज की है, लेकिन शांति की अपील भी की है। एक तरफ पश्चिमी देश रूस को पीछे हटकर शांति बहाल करने की बात कर रहे हैं, तो भारत और चीन ने रूस के सुरक्षा हितों का भी ख्याल रखने की बात करते हुए शांति प्रस्ताव दिए हैं। इस तरह ये पूरा मामला एशिया बनाम यूरोप, अमेरिका होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 1 साल हो गए हैं और युद्ध अब दूसरे साल में प्रवेश कर गया है। इस 1 साल की जंग में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। यूक्रेन में शहर के शहर खंडर बन गए हैं, लाखों लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। जब ये जंग शुरू हुई थी तब यूक्रेन को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी वो मजबूत होता चला गया। यूक्रेन ने उन क्षेत्रों को वापस लेने का प्रयास किया जहां शुरुआती समय में रूस ने कब्जा जमा लिया था। आज 1 साल बाद स्थिति यह है कि रूस यूक्रेन के लगभग 5वें हिस्से को नियंत्रित कर रहा है और संघर्ष अभी भी जारी है। न तो रूस पीछे हटने को तैयार है और न ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शांति के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। युद्ध खिंचता ही जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच ये लड़ाई लंबी चलने के पीछे पश्चिमी देशों को जिम्मेदार बताया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन समेत नेटो के कई देश खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन को हथियार, गोला बारूद के साथ साथ अरबों रुपए की सैन्य मदद उपलब्ध करा रहे हैं। सैन्य मदद की वजह शुरू में रूस के खिलाफ कमजोर नजर आने वाला यूक्रेन पलटवार करते जा रहा है, जिसकी वजह से लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है। पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को मिल रही मदद को लेकर रूस नेटो देशों पर निशाना साधता रहा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई खुले रूप में ये कह चुके हैं कि पश्चिम देश रूस को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। ऐसे में जो हालात पैदा हो रहे हैं उससे ये लगने लगा है कि ये युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों की पाबंदियों का जिक्र करते हुए कहा भी था कि अब हम एशियाई बाजार पर फोकस करेंगे। उन्होंने कहा था कि लालची और स्वार्थी पश्चिमी देशों की बजाय एशिया पर हमारा फोकस रहेगा। उनकी इस टिप्पणी को भारत और चीन जैसे देशों के लिए संकेत माना गया था। वहीं अब भारत और चीन ने एक बार फिर से रूस को ताकत दी है। संयुक्त राष्ट्र में युद्ध की बरसी से ठीक पहले यूक्रेन युद्ध को रोकने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें बिना शर्त रूस से पीछे हटने को कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र से प्रस्ताव बड़े बहुमत से पारित हो गया है, लेकिन भारत और चीन ने गैर हाजिर रहकर एक तरह से रूस को ही ताकत दी है।